हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। दोस्तों हाँ, वही मौर्य साम्राज्य दोस्तों जो कि पूरे भारत में फैला हुआ रहता है और अचानक से दोस्तों उसका क्या हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है। जितने भी राज्य हैं दोस्तों वो सारे अलग अलग हो जाते हैं और एक शुंग वंश का जो है शासन चलने लगता है। तो दोस्तों कैसे हुआ मौर्य साम्राज्य का जो है पतन, सारी जो है बात दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे और एक फ्लो चार्ट भी बताएंगे दोस्तों कि हम लोग आगे लुसेंट जी को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने अशोक के बारे में पूरी चर्चा की। अशोक के समय में दोस्तों एक युद्ध हुआ था जिसको कलिंग युद्ध बोलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कलिंग युद्ध के बारे में बात की और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 40 होने वाला है। इसके पहले जो है हमने ऑलरेडी 39 वीडियो अपलोड कर रखा है और मैं छोटी छोटी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए छोटी छोटी क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद है कि आप किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से ख़त्म कर लीजिए, चाहे वो 9 मिनट की वीडियो हो चाहे वो 20 मिनट की वीडियो हो। जैसा टॉपिक रहता है उसी हिसाब से जो है हमने वीडियो बनाया है। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी और आपको जो है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन में दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो है 137 वर्ष तक चला, यानी कि टोटल दोस्तों जो एम्पायर हुआ 137 वर्ष तक हुआ। कैसे हुआ आप सभी लोगों को पता है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर अशोक का शासन चलता है, नहीं सॉरी, फिर बिंदुसार का शासन चलता है, फिर अशोक का शासन चलता है। अशोक के बाद भी दोस्तों बहुत सारे राजा आते हैं और अंतिम में दोस्तों जाके कौन राजा आता है, बृहद्रथ। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे कि मौर्य साम्राज्य अधिकतम कितने वर्ष तक चला। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, 137 वर्ष तक। कितने वर्ष तक दोस्तों, 137 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य का शासन रहा। और इसके अंतिम शासक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक सीधा सीधा यूपीएससी के प्री में पूछ लिया जाता है ये। तो अंतिम शासक कौन है दोस्तों, बृहद्रथ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ है। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ उसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। देखिए, किसी भी साम्राज्य का पतन या फिर किसी भी देश का पतन कब होता है, जब वहाँ का राजा नहीं सही हो। अब मान लीजिए हमारा भारत ही देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर वो विदेशों से मिल जाएंगे, या फिर आप मूवी वगैरह में देखे होते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है देश का या फिर जो देश का हेड ही होता है वही जो है पाकिस्तान से या फिर अदर देश से जो है मिल जाता है और एक आतंकी संगठन के रूप से जो है पूरे देश को क्या कर देता है, वो पूरे देश को खोखला कर देता है। तो मतलब यहाँ समझने की बात यह है दोस्तों कि किसी भी साम्राज्य या फिर किसी भी देश का पतन तभी हो सकता है जब वहाँ का राजा ना सही हो। जैसे अभी राजकालीन व्यवस्था तो है नहीं, अभी क्या है, प्रधानमंत्री व्यवस्था है। तो प्रधानमंत्री अगर नहीं सही रहेगा तो वो क्या कर देगा दोस्तों, वो किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है अदर देश से मिल करके। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहला कारण या फिर किसी भी साम्राज्य का ये यूनिवर्सल कारण है, समझ लीजिए, अयोग्य उत्तराधिकारी। यानी कि वहाँ का जो उत्तराधिकारी है, वहाँ का जो राजा है वो क्या होगा दोस्तों, वो अयोग्य होगा, यानी कि उसके पास नॉलेज नहीं होगा कि कैसे साम्राज्य को चलाया जाता है। तो किसी भी साम्राज्य का क्या हो सकता है, पतन हो सकता है। तो सबसे पहला कारण आप इसी तरह से लिखेंगे। और ये क्या लिखा है दोस्तों आगे, परिवर्ती मौर्य शासक। परिवर्ती मतलब होता है दोस्तों लेटर, यानी कि अशोक के बाद जितने भी शासक आए हैं वो क्या थे, वो अयोग्य थे, उनके पास नॉलेज नहीं था कि किस तरह से शासन को चलाना है। इसी वजह से दोस्तों मौर्य साम्राज्य का भारी पतन देखने को मिलता है। अब दोस्तों अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी था। अब कुछ लोग क्या कहते हैं समझिएगा दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, यानी कि ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ, उसकी वजह से भी जो है मौर्य साम्राज्य को क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो कुछ लोग ये कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों करों की अधिकता, क्या कहते हैं, कर को बढ़ा दिया गया। आप समझ रहे हैं आप बातों को। जैसे कर की अधिकता का मतलब ये है दोस्तों कि उस समय के जो भी राजा आए होंगे वहाँ पे बहुत सारे किसान अपनी खेती करते रहे होंगे। अब किसान खेती कर रहा है, मान लीजिए वो 100 रुपये का अनाज जो है बो रहा है, अब उससे आप 70 रुपया टैक्स ले लेंगे तो उसके पास कितना बचेगा, बेचारे के पास 30 रुपया बचेगा। उस 30 रुपया में उसको जो है खेती भी करना है, 30 रुपया में जो है अपना घर परिवार भी चलाना है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कर को बढ़ा करके किसानों को निचोड़ना, किसानों को लूटना। इसको हम कहेंगे करों की अधिकता या आर्थिक समस्या। अब दोस्तों जब
कर को बढ़ा लेंगे तो किसानों के अंदर क्या होगा, विद्रोह होगा, किसान चाहेगा कि ये साम्राज्य ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से भी ये क्या हो सकता है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो सकता है। सारी चीजें लूसेंट में लिखी गई है और मैं एक आपको ओपिनियन दे रहा हूँ कि इस तरह से लोगों ने बताया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि जो राजा था अशोक के बाद वो क्या था, अयोग्य था, इसी वजह से दोस्तों पतन हो गया। दूसरा, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हो गई दोस्तों। तीसरा है करों की अधिकता, यानी कि टैक्स को बढ़ा दिया गया और आर्थिक समस्या में बहुत ज्यादा जो है परिवर्तन हो गया, लोग भूखे मरने लगे। अब मान लीजिए राजा मिल जाएगा यहाँ से, भारत से कोई प्रधानमंत्री मिल गया है, अब बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स लेकर के दूसरे देश में भेज दे रहा है, तो क्या होगा, पूरे जो है भारत की आर्थिक समस्या क्या हो जाएगी, आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी और पूरा भारत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। अच्छा, उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा कारण जो है वो अशोक का भी है। अब देखिए दोस्तों, अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा तो कलिंग युद्ध में दोस्तों उसने ठान लिया कि अब हम किसी की भी हत्या करके किसी भी राज्य को नहीं हथियाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कलिंग युद्ध आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया इसके पहले वाली वीडियो में, और कलिंग युद्ध में क्या हुआ था, वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, पूरा लहूलुहान कर दिया गया था लोगों को, वहां के बच्चे को मार दिया गया था, वहां की महिलाओं को मार दिया गया था। मतलब उसको देख करके अशोक जो कि बहुत महान राजा होता है, बहुत क्रूरता पूर्वक वाला राजा रहता है, सबको कटवा देता है, वो क्या करता है, कटवा देता है। उसके बाद देख के उसका हृदय पिघल जाता है और वो क्या करता है दोस्तों, वो धर्म की ओर चलने लगता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। ये सारी जो है चीजें इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की है दोस्तों। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, आपको पूरा मौर्य सम्राट समझ में आएगा। हम लोग लूसेंट जीके की पूरी प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं और एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को छोटे छोटे वीडियो में कवर कर रहे हैं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अशोक का क्या रीजन हुआ है दोस्तों, जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कहा कि अब हम किसी भी राज्य को जो है मिला नहीं सकते हैं युद्ध के दौरान, हम क्या करेंगे, हम जो है प्रेम पूर्वक शादी के थ्रू या फिर जो है मित्रता के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी राज्य को मिलाएंगे, वहां पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, उनकी जितनी भी सेनाएं थी ना, वो युद्ध कुशल में जो है क्या रही, हमेशा पीछे रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन मिलता है कि युद्ध नहीं करते थे लोग जो है दूसरे राज्य को मिलाने के लिए। तो जो अलग राज्य का लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो युद्ध करेंगे, और ये लोग युद्ध नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो अशोक का भी रीजन है दोस्तों। अशोक के बाद जब अशोक की मृत्यु हो गई या फिर अशोक जब जिंदा थे, तभी ने उनको क्या किया, उनके 2 बेटे थे, क्या नाम था उनका दोस्तों, कुणाल और दशरथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया था। तो जब भी किसी देश का विभाजन होगा तभी भी दोस्तों किसी भी साम्राज्य की पतन हो जाती है। ठीक है, तो 2 भागों में बांट दिया गया, एक पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में दोस्तों कुणाल बैठते थे और पूर्वी भाग में कौन बैठते थे, दशरथ बैठते थे। और ये दोनों लोग किसके पुत्र थे दोस्तों, अशोक के पुत्र थे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ये क्या है, ये पुत्र हैं अशोक के, 2 पुत्र थे। अब वैसे अशोक के तो बहुत सारे पुत्र थे, तो अशोक के 2 पुत्र कुणाल और दशरथ, कुणाल पश्चिमी भाग में बैठते थे और पूर्वी भाग में जो है दशरथ बैठे। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा मौर्य साम्राज्य का पतन। और सबसे बड़ा कारण अगर कोई पूछेगा तो वो है कलिंग युद्ध। क्या है दोस्तों, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की वजह से, जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद से दोस्तों मौर्य साम्राज्य का बहुत तेजी से डिक्लाइन मिलता है। तो सबसे मेजर जो है रीजन वो कलिंग युद्ध होगा। तो आई होप दोस्तों मौर्य साम्राज्य का पतन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक फ्लो चार्ट कि किस तरह से हम चीजों को पढ़ रहे हैं। अब जो बताने वाला हूँ वो जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी से आप पूरे लूसेंट को समझ पाएंगे कैसे। देखिए यही फ्लो चार्ट आपको समझा देगा कि हम लूसेंट में कैसे कैसे चीजों को पढ़ेंगे। देखिए मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था में हमने क्या देखा, राजनीतिक व्यवस्था में हमने देखा सबसे पहले चंद्रगुप्त को। किसका देखा दोस्तों, चंद्रगुप्त का पूरा परिचय हमने दिया आपको वीडियो के माध्यम से कि चंद्रगुप्त ने कैसे घनानंद को मारा और पूरे मौर्य साम्राज्य का एक इस्टेब्लिश किया। पहले मौर्य साम्राज्य मगध का राज्य हुआ करता था, मतलब मगध से धीरे धीरे बड़ा था और एक बहुत ही बड़ा राज्य हो जाता है जिसको मौर्य साम्राज्य बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त को क्या माना जाता है दोस्तों, इस्टेब्लिशर माना जाता है,
इन्हीं को माना जाता है संस्थापक मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, अब चंद्रगुप्त की जैसे ही मृत्यु होती है दोस्तों, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो संलेखना के माध्यम से इनकी मृत्यु होती है। बौद्ध धर्म में एक विधि होती है जिसको संलेखना विधि बोलते हैं, यानी कि आप कुछ खाइए पीजिए नहीं, आपकी मृत्यु अपने आप हो जाएगी, तो आपकी आत्मा को क्या मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। ऐसा बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि आप अपनी आत्मा को खूब तड़पा दीजिए, जितनी तड़पेगी आपकी आत्मा दोबारा वो जन्म नहीं लेगी, ऐसा बताया गया है बौद्ध धर्म में। तो चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इनकी मृत्यु संलेखना विधि द्वारा हो गई। इनके बेटे कौन थे दोस्तों, बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार। यानी कि अब हमने बात किया दूसरे वीडियो में बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार के बारे में पूरा परिचय दोस्तों, कि बिंदुसार ने क्या क्या किया था, इन्हें सारी मतलब जानकारी हमने बिंदुसार के बारे में लिया, कि इन्होंने कौन से राज्य को अपने में मिलाया, कैसे युद्ध करते थे, सारी रणनीति हमने देखा बिंदुसार के बारे में। अब बिंदुसार के बाद दोस्तों हमने क्या देखा, अशोक के बारे में। देखिए सबसे ज्यादा जो प्रभावी राजा था वो था अशोक, सबसे ज्यादा प्रभावी राजा अशोक था। अशोक के बारे में मौर्य साम्राज्य में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और आज भी हमारे देश में अशोक स्तंभ, अशोक के शिलालेख प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो भारत में अशोक के स्तंभ आप सभी लोग जानते होंगे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अशोक के बारे में पूरी जानकारी हमने ली दोस्तों, और आज हमने वीडियो में बात किया कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में भी दोस्तों हमने क्या किया, बात किया। तो ये थी हमारी राजनैतिक व्यवस्था। आज तक जो वीडियो आ रही थी मौर्य साम्राज्य पे, वो राजनैतिक व्यवस्था थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या होगा, यानी कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन किस तरह से था। जैसे अभी प्रशासन प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, आपके जो है कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री लोग हैं, मंत्री परिषद है, वो सारे प्रशासन व्यवस्था में आते हैं। राज्यपाल आ गए। मतलब उस समय मौर्य साम्राज्य में क्या प्रशासन था, कौन कौन से अधिकारी होते थे, कौन कौन से जो है चीजें होती थी, राजा के बाद क्या होते थे, सेनापति होते थे, मतलब जितना भी है, गुप्तचर होते थे, तो उसको हम बोलेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। तो कल से जो वीडियो आएगी वो प्रशासनिक व्यवस्था पे आएगी। ठीक है, और प्रशासनिक व्यवस्था को हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था खत्म कर दें। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लूसेंट से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप चीजों को मिलाएंगे, हो सकता है दोस्तों लूसेंट का पहला पॉइंट उसके बाद लिखा हो 8वां पॉइंट, तो अगर पहला 8वें पॉइंट से लिंक है तो पहले और दूसरे को मैंने एक साथ कर दिया है। ठीक है, मतलब लूसेंट की किताब से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो सकता है, लूसेंट से ही सब कुछ रहेगा, और ना लूसेंट से बाहर रहेगा, ना लूसेंट का एक भी क्वेश्चन छूटेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है दोस्तों चीज़ों को लिंक करके जोड़ के आपको पढ़ाना। तो घबराइएगा नहीं, हो सकता है लूसेंट में आप कहेंगे सर ये सब तो है ही नहीं, ये सब कहाँ है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए मौर्य साम्राज्य को, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लूसेंट से एक भी चीज़ बाहर नहीं मिलेगी, सब कुछ लूसेंट से ही मिलेगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों पढ़ेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, यानी कि दोस्तों मौर्यकालीन की अर्थव्यवस्था क्या थी, लोग व्यापार कैसे करते थे, लोग पैसा कैसे कमाते थे मौर्य समाज में। तो मौर्य साम्राज्य में व्यापार था कि नहीं था, कृषि के माध्यम से करते थे या फिर जो है कारीगर थे वहाँ पे कुछ। तो आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में, कि लोगों की जीविका कैसे थी, लोग जीते और खाते कैसे थे। आई होप दोस्तों आप क्लियर हो पा रहे होंगे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य साम्राज्य में दोस्तों बहुत सारी कलाएं थी। दोस्तों स्तूप का निर्माण कैसे हुआ, अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था। स्तूप की पूरी संरचना पढ़ेंगे दोस्तों। स्तूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तूप के जो सबसे ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं, जो कलश होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब स्तूप की पूरी संरचना के बारे में क्वेश्चन आता है, पूरा डिटेल करेंगे दोस्तों। एक पॉइंट हमने और नहीं लिखा है दोस्तों, यहाँ पे एक होगा मौर्यकालीन समाज। क्या होगा दोस्तों, मौर्यकालीन समाज। और चाणक्य ने दोस्तों 7 समाज के बारे में बात किया है। मौर्यकालीन समाज को भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जैसे वैदिक काल के 4 समाज हैं आपके, कौन कौन से दोस्तों, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। उसी तरह से दोस्तों मौर्य काल में भी समाज को बांटा गया है 7 तरीके से। उस 7 समाजों के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों अंत में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख। और दोस्तों अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं, एक है दोस्तों शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा जो है वो गुहा लेख है, यानी कि कैव एडिक्ट। देखिए जो अशोक के अभिलेख है इसमें हमको 3 तरह के अभिलेख पढ़ने हैं।
पहला अभिलेख है दोस्तों स्तंभ अभिलेख। क्या है? स्तंभ अभिलेख, यानी कि पिलर एडिक्ट। क्या है? पिलर का पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों शिलालेख है, यानी कि रॉक एडिक्ट पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा हमारा क्या है? गुहा अभिलेख, यानी कि जो गुफाओं में होता है, तो कैव एडिक्ट। ये सारे एडिक्ट हमको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। तो ये अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य साम्राज्य को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वीडियो कैसे आएगी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? आज की वीडियो छोटी है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में हमने बात किया। तो कैसी लगी वीडियो, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसी वे में पढ़ना, कि मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे आप कमेंट करेंगे तो मुझे एक क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और भी वीडियो अपलोड कर सकूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।